नमस्कार। आंकड़े हमारे फैसला आपका में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पुणे। केरल से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की पहाड़ दरक रहे। वायनाड लैंडस्लाइड के बाद मौत का मंजर पसरा हुआ है और 350 से ज्यादा जिंदगियां जमींदोज हो गई हैं, जान चली गई है 350 से ज्यादा लोग। वायनाड लैंडस्लाइड से इंसानी जिंदगी कांप उठी है और दावा किया जा रहा है कि वायनाड लैंडस्लाइड तो सिर्फ एक ट्रेलर भर है। कुदरत का भयंकर कहर अभी जारी रहने वाला है। तो सवाल है कि क्या इंसानों से प्रकृति छेड़छाड़ का बदला ले रही है? कुदरत क्रोधित हो चुकी है और धरती पर महाविनाश होने वाला है। अगर ऐसा है तो हम सभी को प्रकृति के लिए सुधरना होगा। नहीं सुधरे तो तबाही ही तबाही आने वाले सालों में नजर आएगी। वायनाड लैंडस्लाइड के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? इसी मुद्दे पर इंडिया न्यूज की तरफ से एक बड़ा सर्वे किया गया, जिस पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। वायनाड में तबाही का भयंकर मंजर। जमींदोज हो गई 350 से ज्यादा जिंदगियां। वायनाड लैंडस्लाइड देख थर्रा उठी दुनिया। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि वायनाड लैंडस्लाइड के बाद तबाही के मंजर से दुनिया कांप उठी। कुदरत के इस कहर से इंसानी जिंदगी थर्रा उठी। कैसे कुदरत के क्रोध के आगे हमारी हैसियत जीरो है। 30 जुलाई की रात जब यहाँ पर लोग चैन की नींद सोए हुए थे, तभी तेज आवाज आई। भारी बारिश के बीच जमीन सरकने लगी। लोग सुरक्षित जगहों की ओर भागने लगे। सुबह 6 बजे तक यहाँ जबरदस्त लैंडस्लाइड हो चुका था। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और मरने वालों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। 350 से ज्यादा लाशें बरामद हो चुकी हैं। तो क्या वायनाड हादसा बस उसके भौगोलिक स्थिति की वजह से हुआ? दरअसल उत्तर पूर्वी केरल का अकेला पठारी जिला है वायनाड। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में बसा हुआ है। कर्नाटक तमिलनाडु की सीमा पर है। चाय बागानों वाला हिल स्टेशन है वायनाड। एक्सपर्ट का मानना है कि वायनाड की भौगोलिक स्थिति से ज्यादा यहाँ इंसानी हरकतें जिम्मेदार हैं। आखिर वायनाड में इतनी बड़ी तबाही की वजह क्या है? ये इलाका अक्सर बाढ़ और लैंडस्लाइड का शिकार क्यों होता रहा है? मूसलाधार बारिश के बाद जल जमाव हुआ, चाय बागान डूबने लगे, कीचड़ पानी से मिट्टी कमजोर होने लगे और उसके बाद मिट्टी खिसकने से बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। केरल के लगभग 50% एरिया में 20 डिग्री से ज्यादा ढलान है, जो मिट्टी के कटाव और लैंडस्लाइड के लिए जिम्मेदार है। वायनाड तो पूरा इसी तरह से बसा हुआ है। इन इलाकों में बारिश की वजह से मिट्टी ढीली हो जाती है, फिर फिसलने लगती है। पिछले 7 साल में केरल में सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड हुए। कुल लैंडस्लाइड का 59% केरल में ही हुआ। 2015 से 2022 तक देश में कुल 2239 लैंडस्लाइड्स हुए। वायनाड में पिछले 10 सालों से निर्माण गतिविधियां बढ़ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी के सांसद बनने के बाद यहां निर्माण बेतहाशा होने लगे। राहुल गांधी यहां से सांसद रहे हैं। वायनाड इसके बाद काफी फेमस हुआ। दावा किया जा रहा है कि टूरिस्ट में 70% तक इजाफा हुआ। वहीं 5 साल में होटल डबल हो गए। राहुल गांधी को अपने क्षेत्र में हो रही बेतहाशा निर्माण गतिविधियों की जानकारी थी, लेकिन कभी भी सवाल नहीं उठाया। दावा किया जा रहा है कि एक्सपर्ट की बात मानी जाती तो 350 से ज्यादा जानें बचाई जा सकती थीं। दरअसल ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि राहुल गांधी के वायनाड से सांसद बनने के बाद से पिछले 1800 दिनों में उन्होंने संसद में एक बार भी भूस्खलन और बाढ़ का मुद्दा नहीं उठाया। वायनाड हादसा वैसे राजनीतिक मसला नहीं है, लेकिन प्रकृति के साथ जिस तरह से इंसान छेड़छाड़ में लगा है, उसका नतीजा है। कुदरत के क्रोध के आगे हम बेबस हैं, लेकिन कुदरत के कहर के पीछे वजह भी इंसानी हरकतें हैं। बेतहाशा जंगलों की कटाई की जा रही है, धरती की खुदाई हो रही है, बारिश पैटर्न में इसलिए बदलाव बढ़ता जा रहा है, जलवायु परिवर्तन की बड़ी वजहें इसीलिए सामने आ रही हैं, समंदर का गर्म होना, प्रकृति से हम सब भयंकर छेड़छाड़ कर रहे हैं और इंसानों के बढ़ते लालच की वजह से कुदरत का क्रोध बढ़ता जा रहा है।
आने वाले सालों में पूरे भारत में और केरल से महाराष्ट्र तक पश्चिमी घाटों पर बारिश और भी तेज होगी। केरल में पिछले एक दशक में विनाशकारी बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाएं काफी हद तक बढ़ी हैं। 2018 में भयंकर बाढ़ आई, जिसे इतिहास की सबसे भयंकर बाढ़ कहा जाता है। ये सब संकेत दरअसल अनदेखी का नतीजा है। तो कहा जा सकता है कि वायनाड तो कुदरत का बस एक ट्रेलर मात्र है। हम नहीं सुधरे तो धरती का विनाश तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो वायनाड में आपने देखा कि तबाही किस कदर पैर पसार चुकी है। 350 से ज़्यादा लोगों की जान अब तक गई है और अभी भी रेस्क्यू फोर्सेस वहां पर दिन रात 24 घंटे काम कर रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि मलबे में फंसा हुआ कोई शख्स हो, कोई ज़िंदगी हो, उसे बचा लिया जाए। इस लैंडस्लाइड ने कुछ सवाल खड़े किए। इन्हीं सवालों को लेकर हम जनता के बीच पहुंचे। पब्लिक में हमने सर्वे किया है। हमारे सर्वे का पहला सवाल था कि वायनाड में लैंडस्लाइड में सैकड़ों जाने गई। इस लैंडस्लाइड की वजह आप लोग क्या मानते हैं? 38% लोगों ने कहा कि इस लैंडस्लाइड की वजह वो कुदरत का कहर मानते हैं। 40% लोगों ने कहा कि प्रकृति से छेड़छाड़ की गई है, इसकी वजह से ये लैंडस्लाइड हो रही है। 19% लोग इसे मानवीय चूक मानते हैं और 3% लोगों ने कहा कि इस पर अपनी कोई राय हम नहीं दे सकते। अगर हम पहले दोनों ऑप्शंस को जोड़ लें कि कुदरत से छेड़छाड़ हुई है, प्रकृति से छेड़छाड़ हुई है, तो कुल मिलाकर एक मोटा मोटा अनुमान जो निकलकर सामने आता है वो ये है कि अगर आप प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो फिर प्रकृति इसी तरीके से अपना स्वरूप वापस लेगी और फिर इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो आएंगी। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ चंद्रमोहन शर्मा जी, कांग्रेस के नेता, इस वक्त साथ में हैं। बीनू मेनन इस वक्त हैं साथ में, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और डॉक्टर सुशील द्विवेदी जो कि पर्यावरणविद हैं, एनवायरनमेंटलिस्ट हैं। डॉक्टर सुशील द्विवेदी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ। प्रकृति के लिए कहा जाता है कि अगर आप प्रकृति को बहुत ज़्यादा छेड़ेंगे या प्रकृति के स्वरूप को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि प्रकृति अपना स्वरूप वापस ले लेगी। क्या इस तरह की जो लैंडस्लाइड की घटनाएं हैं, क्योंकि रिसेंट वायनाड में हुआ जिसमें बहुत जनहानि हुई है 350 से ज़्यादा लोगों की, क्या प्रकृति इसी ओर इंगित कर रही, इसी ओर इशारा कर रही? बिल्कुल। आपको याद होगा कि महात्मा गांधी जी ने बहुत साल पहले कहा था कि ये प्रकृति अर्थात नेचर के पास मेरी आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए सब कुछ है, लेकिन मेरा और आपका लालच पूरा नहीं कर सकती। और हम और आप इंसानों ने धरती पर अपने लालच की भरपाई के लिए कुछ इस प्रकार के काम किए जिन्हें हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज कहते हैं, जिसकी वजह से आज एनवायरमेंट एक प्रकार की इमरजेंट सिचुएशन में पहुंच गया है। मतलब अगर कुछ ऐसे कदम नहीं उठाए गए तो आगे आने वाले समय में हमें और आपको बहुत ज़्यादा जनहानि के साथ साथ और इकोनॉमिक रूप से भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं कह सकता हूं कि ये एक छोटी सी ये झांकी है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। क्योंकि आज के दौर में जो हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उस दुनिया में हर व्यक्ति अपने बारे में सोच रहा है। ये नहीं सोच रहा है कि इस धरती से, इस नेचर से, इस एनवायरनमेंट से मुझे और आपको मिलता है, लेकिन मेरी आपकी भी कुछ नैतिक दायित्व है कि हम और आप प्रकृति के लिए कुछ करें। मतलब आने वाली पीढ़ी के लिए अगर हम चाहते हैं कि हरी भरी धरती दें, एक स्वच्छ एनवायरनमेंट दें, तो हमें धरती से या नेचर से उतना ही लेना है और इसके साथ साथ कुछ देना भी है। मतलब आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ करके जाना है। लेकिन हम लोग न केवल वर्तमान के अपने मोह जाल में फंसे हुए हैं और धरती पर हम इस प्रकार की परेशानियों को न्योता दे रहे हैं, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग के रूप में हो या रिसेंट में जो लैंडस्लाइड हुआ है। इसके पीछे भी आपने, चूंकि अभी सर्वे के आंकड़े जी आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं से इंसानी जो लालच है, इंसान ने जो धरती पर जो अपने काम किए गए हैं, उस विकास ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पैरामीटर को पूरा नहीं किया। मतलब विकास ऐसा होता था जो मुझे और आपको परेशानी से बचाता था, मुझे और आपको लैंडस्लाइड से बचाता था, मुझे और आपको विनाश से बचाता था, लेकिन ये तो विकास ही विनाश के लिए उत्तरदायी हो गया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि हम सब इंसानों की ये कारगुजारियों का जो नतीजा है, जो हम और आप लोग देख रहे हैं, और अगर हम और आप लोग नहीं सुधरे तो आगे आने वाला कल बहुत ही दुखदायी होगा। बिल्कुल। बीनू मेनन जी, प्रकृति से छेड़छाड़ तो एक बहुत मेजर फैक्टर है ही, जैसा कि डॉक्टर सुशील द्विवेदी ने बताया, लेकिन क्या कुछ किया जा सकता था? पहले तैयारियां की जा सकती थी जिससे कि नुकसान
कम से कम होता, जाने कम से कम जाती या न जाती सरकार के लेवल पर, क्योंकि इस तरह की चेतावनियां पहले दी गई थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। जी, बिल्कुल। देखिए हमारी सरकार जो है 2014 में बनने के बाद 2016 में करीब 2000 करोड़ रुपए खर्च कर कर ऐसा सिस्टम अर्ली अलर्ट सिस्टम जो है तैयार किया गया जो विश्व में सिर्फ 4 देशों में है और वो हमारे देश में है। और आपको याद होगा उड़ीसा में मेरे ख्याल साइक्लोन यास था जिसमें इस अर्ली इंटीमेशन के, जबकि आपको याद होगा 1999 में 10,000 मौतें हुई थी वहां पे साइक्लोन में, पर इस सिस्टम के अर्ली इंटीमेशन के कारण सिर्फ वहां पे दो ही मौतें या एक या दो मौतें ही हो पाई। तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं जो वहां के सरकार की जो है एक नाकामी रही, एक इजी अप्रोच रहा। लेकिन इस टाइम पे राजनीतिक बातें करना सही नहीं है, क्योंकि इस और साथ ही साथ जो है मोदी सरकार केरला के लोगों के साथ, केरला सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। इसके बावजूद जो है विपक्ष में बैठे हुए लोग जो है बचकानी बातें कर रहे हैं, चाहे वो ज्ञान के अभाव से हो, चाहे वो राजनीतिक मकसद से हो। देखिए, और हर तरीके से देखिए, चाहे वो संघ के, आरएसएस के, सेवा भारती के लोग जो है वहां पे डे 1 से लगे हुए हैं, और दो जो है आरएसएस के कार्यकर्ता जो है जो पहले ही दिन वहां पहुंचे, उनमें से 2 लोगों की मौत भी हो गई है वहां पे। और वहां के चर्च है इमैनुअल CSI चर्च करके, वहां के फादर ने भी इस चीज को सराहा कि आरएसएस के वर्कर्स जो है पहले अपॉइंट रहे। और जुलाई 23 को ही गृह मंत्री जी के अनुमोदन से 9 जो है एनडीआरएफ टीम जो है केरला पहुंची, पर केरला सरकार ने जो है इस पर जो है इमीडिएट एक्शन नहीं लिया। मैं मूल रूप से केरल से हूं, तो मैं वहां की जो है जमीनी स्थिति अच्छे से जानता हूं। देखिए, यही चीज जो है सबरीमला में होता। मैं हर साल जो है 41 दिन का व्रत रख के सबरीमला मंदिर जाता हूं, वो एक पहाड़ी के ऊपर है। वहां पे भी यही सिचुएशन होने वाला था। वहां केरला सरकार, वहां के पहाड़ी उन चीजों के साथ छेड़खानी कर रहे थे जिसको केंद्र सरकार ने अलाउ नहीं किया, वरना आज जो है यही स्थिति सबरीमला मंदिर के पहाड़ियों में भी होता। ये देखो, नेचर के साथ छेड़छाड़ करोगे, आपको वायनाड में करीब 1000 एकड़ इलाके में जो है छेड़छाड़ हुई है, उसके कारण ये चीजें हो रही हैं। और आपको मालूम हो जो आपने पॉइंट उठाया है वायनाड का, वही मेरा अगला सवाल भी है सर्वे का। मैं सवाल और उसका रिजल्ट बताता हूं, फिर मैं इस पर आगे आपसे आप लोगों से जवाब लूंगा। मेरा अगला सवाल इस सर्वे का था जो लोगों के बीच हमने पूछा। सवाल था कि वायनाड इको सेंसिटिव जोन घोषित था। सुनिए ध्यान से, इको सेंसिटिव जोन घोषित था वायनाड, फिर भी जंगल काटे जाते रहे, माइनिंग होती रही। आखिरकार ऐसा क्यों होता रहा? 25% लोगों ने कहा कि यह सरकार की अनदेखी है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं किया सरकार ने। 13% लोगों ने कहा कि स्थानीय स्तर पर साठगांठ हुई जिसकी वजह से ये सब चलता रहा। 49% लोगों ने कहा कि निजी फायदे के लिए जंगल काटे गए, निजी फायदे के लिए वहां पर माइनिंग होती रही और आंखें मूंदे सरकार वहां पर बैठी रही। 13% लोगों ने कहा कि हम इस पर कुछ भी कह नहीं सकते। चंद्रमोहन शर्मा जी, क्या सरकार सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदार है? इको सेंसिटिव जोन है, उसके बावजूद भी पेड़ कट रहे हैं। देखिए, पेड़ होता है, जो पेड़ की जो जड़ें होती हैं पुराने पेड़ों की, वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं और इस तरह का लैंडस्लाइड वगैरह को रोकने में बड़ी सहायक होती हैं। लेकिन इको सेंसिटिव जोन घोषित होने के बावजूद भी अगर पेड़ कटेंगे, माइनिंग वहाँ पर होती रहेगी, तो फिर यही दिन देखने को मिलेगा। सरकार अगर आंखें मूंदे वहाँ पर बैठी रहेगी तो फिर किसको दोष देंगे? देखिए रोहित जी, प्राकृतिक आपदा को अगर कंट्रोल करना है तो उसके लिए साफ नीयत गोरी करनी पड़ेगी। देश के अंदर किसी भी तरह से कोई राजनीति का प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए। अभी हमारे पास प्राइवेट विद सुनील द्विवेदी जी ने जिन बातों को बोला वो बिल्कुल साक्षात है कि जहां हम विकास के नाम से पहाड़ों के और पहाड़ों पर लगे हुए पेड़ों को विनाश की तरफ धकेल देते हैं और उसके अंदर बड़ी बड़ी इमारतें बना देते हैं, तो वो इमारतें इसी चीज का आ जाती है। अब लेकिन प्रश्न ये है कि देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के मेरे मित्र पास बैठे हैं, कह रहे हैं राजनीति भी नहीं होनी चाहिए, और पूरे वक्तव्य के अंदर उन्होंने सिर्फ राजनीति करी और उस राजनीति के अंदर कहीं भी उनका दर्द केरल के उस वायनाड के अंदर गए हुए जो कई सौ लोगों की जानें चली गई उसके ऊपर नहीं था। कारण क्या है? क्योंकि वायनाड का चित्र राहुल गांधी जी का है। अगर उनके मन में भी अगर दया की भावना जागेगी तो भाजपा नामक जो प्रजाति है ना, जो प्रजाति भाजपा नामक जाती है, वो उनकी वाणी को अपने आप बदल देगी, क्योंकि वो पक जाती है। राहुल गांधी जी का क्षेत्र है, जैसा कि आपने बताया, वो सांसद रहे भी, इस बार भी जीते वहां से, हालांकि अब छोड़ दिया है। तो क्या इन चीजों को उठाया नहीं जाना चाहिए था? एक सांसद होने के प्रति रोहित भाई, जिम्मेदारी थी उनकी। मैं बिल्कुल मैं देता हूं आपका जवाब। जी जी, प्रश्न कर लीजिए।
देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात का बेबाकी से जवाब दूंगा, बिल्कुल हाँ। उठाया जाना चाहिए था। जी। लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार हम्म। अपने नेतृत्व को पूरे हिंदुस्तान का नेतृत्व बोलती है, तो फिर वो एक क्षेत्र और एक स्टेट के साथ अनदेखी कैसे कर सकती है? चाहे वो स्टेट किसी और सरकार के द्वारा देश की जनता ने चुना हो, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो केरल हो, तो फिर उसको अलग कैसे माना जा सकता है? उसी के अंदर उस तरह की जो भी प्रशासन और तंत्र की जिम्मेवारी है, वो बदल बदल कैसे जाएगी कि उसके अंदर विपक्ष की सरकार है? ये कैसा नेतृत्व है? ये कैसे नेता प्रवक्ता हैं? अगर हम बात कर रहे हैं अच्छा, कि मतलब सारी पर्यावरण जिम्मेदारी के मोदी अंदर सरकार की है, उठने बाकी वाले और जो नुमाइंदे हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप ये कह रहे हैं? कि बिल्कुल सरकार के साथ साथ उन नुमाइंदों की है जो उस समय चुने जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपना दायित्व, कौन नेता है जो अपने इस दौर के अंदर खड़ा रहा? मणिपुर के साथ कौन खड़ा रहा? राहुल गांधी। हाथरस के साथ कौन खड़ा रहा? राहुल गांधी। और वायनाड कौन पहुंचा? राहुल गांधी। तो जो अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं और जो अपनी जिम्मेवारी को समझ के उस दायित्व को निभाते हैं विपक्ष के नेता हुए, क्या ये दायित्व देश के प्रधानमंत्री का नहीं था? क्या ये दायित्व देश के रक्षा मंत्री का नहीं था? क्या ये दायित्व देश के गृह मंत्री का नहीं था? आज मणिपुर तब से जलता आ रहा है, क्या अनदेखी करेगी कि आज वायनाड के ऊपर इतने लोगों की जान चलेगी? क्या उसका लोड विपक्ष के नेता राहुल गांधी के ऊपर आएगा? बिल्कुल इसको मिल बांट के करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है। ना ये मेरी है ना तेरी है, ना ये आपको देखेगी ना मुझे देखेगी। ये जहां कभी जब भी आएगी वो किसी को भी लेके चली जाएगी, और उसको रोकने के लिए एक नीति निर्धारण करनी पड़ेगी, एक सोच निर्धारण करनी, सोच को साथ जोड़ना पड़ेगा, तब जाके इसका हल होगा। जो द्विवेदी जी ने बोला बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले हमें ऐसे, अभी लेटेस्ट ये मध्य प्रदेश के अंदर आज की इंफॉर्मेशन है कि 10 व्यक्ति जरा से बारिश और उस ढाल के अंदर चले गए, तो क्या हम ये कहें कि मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है, क्यों चले गए? और अगर हिमाचल के अंदर त्रासदी हो रही है तो हम ये कहें कि कांग्रेस की सरकार है। जो भी जाने जाती हैं वो हिंदुस्तान के व्यक्ति की जाती है, वो हिंदुस्तान का वो व्यक्ति है जो जिम्मेवारी मांगता है सरकार से, चाहे वो स्टेट की हो। ठीक है, मैं सर्वे के अगले सवाल की तरफ बढ़ रहा हूं, फिर उसके बाद में फिर आप लोगों के पास आऊंगा, क्योंकि 5 सवाल हैं मेरे पास, उनके सवाल और जवाब भी मुझे दिखाने। अगला सवाल था कि राहुल गांधी सांसद बने वायनाड के, और वायनाड में टूरिज्म भी बढ़ा और टूरिस्ट भी कई गुना बढ़े, होटल रिजॉर्ट वहां पर डबल हो गए। क्या इससे, इस टूरिज्म के बढ़ने से, होटल रिजॉर्ट के बढ़ने से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है? और इस तरह की जो लैंडस्लाइड की घटनाएं हैं, ये एक बड़ा फैक्टर है इस तरह की लैंडस्लाइड की घटनाओं के लिए? तो 58% लोगों ने कहा कि हाँ ये एक बड़ा फैक्टर है, 30% लोगों ने कहा कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि 12% लोगों ने कहा कि इस पर हम अपनी राय नहीं दे सकते। सुशील जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ जी, विकास एक अलग मसला है, विकास भी जरूरी है, देश को आगे बढ़ना है, देश के नागरिकों के स्तर को आगे बढ़ाना, विकास जरूरी है, लेकिन हमको ये तो तय करना पड़ेगा ना कि किस कीमत पर। बिल्कुल बिल्कुल, विकास ऐसा होना चाहिए जिससे लीस्ट डिस्टरबेंस हो हमारे नेचर का, प्रकृति का। विकास के लिए किसी ने मना नहीं किया। आप रेल लाइन बनाएं, आप सुरंग, खूब टनल्स बनाएं, आप होटल बनाएं, रिसोर्ट बनाएं, लेकिन हर जगह की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। मतलब किसी जगह की पहले वहाँ का लैंडस्केप किस प्रकार का है। जैसे केरल के आसपास जो वायनाड के आसपास का क्षेत्र है, इसमें मिट्टी के नीचे सख्त पत्थर हैं, और जब ज्यादा बारिश होती है तो मिट्टी नमी से भर जाती है, और फिर ये पानी पत्थरों तक पहुंच जाता है और मिट्टी और पत्थरों के बीच बहने लगता है। इससे पत्थरों और मिट्टी की पकड़ कमजोर हो जाती और भूस्खलन शुरू हो जाता है। दूसरा जो कारण आप सबने भी देखा होगा, या मैं आपको बताना चाहूंगा, लोगों ने वहां पर खेती का पैटर्न बदला। मतलब जो फॉरेस्ट कवर था वो हटाया और वहां पर या तो चाय बागान या इस प्रकार की चीजों को शुरू किया, या फिर उन्होंने अलग अलग रिसोर्ट या होटल बनाई। तो इसको लेके पूरे पश्चिमी घाट केरल सहित इसके संरक्षण के लिए एक रणनीति बनाने के लिए 2010 में भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने माधव गाडगिल साहब, एक जाने माने पर्यावरणविद, इकोलॉजिस्ट थे, उनके अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए सुशील जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ठीक है, ये तो प्रकृति है जो कर रही है, उसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन अगर इस तरह के अलर्ट्स दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, उन अलर्ट्स को अगर सीरियसली लिया जाए तो जो जान माल का नुकसान है उसको कम किया जा सकता है। बिल्कुल, और इसमें आप सब लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जितने भी हमारे मीडिया संस्थान हैं, वो लोगों के बीच में अगर सही ढंग से ज्ञान को पहुंचाएं
और जैसा कि हम एक दूसरे को आरोप ना लगाएं राजनीतिक रूप से, और मिलके लोगों को जागरूक कर दें, क्योंकि किसी भी परेशानी से बचने के लिए जागरूकता जरूरी है। अगर लोग समझें, आजकल ऐसी तकनीक मौजूद है और हमने उन संकेतों को अनदेखा कर दिया, चाहे माधव गाडगिल साहब की रिपोर्ट हो या फिर कस्तूरी रंगन साहब की रिपोर्ट हो, या फिर राज्य सरकार ने भी अपना स्वतंत्र सर्वेक्षण कराया और वो पूरा एनालिसिस किया। उसने भी कहा कि ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, ये वायनाड वाला पूरा एरिया। लेकिन लोगों ने उस रिपोर्ट को सेंस नहीं अच्छे से लिया, मतलब उसको गहराई से नहीं लिया, उसको सीरियसली नहीं लिया। लोगों ने सोचा कि अरे भाई, हम तो जो कुछ भी कर रहे हैं वो अच्छा है। तो देखिए, प्रकृति अपने ढंग से बदला लेती है। ये तो छोटी छोटी अभी आपको हमको थपेड़े लग रहे, आगे आने वाले दिनों में हम और आप लोग इस सब चीजों के गवाह होंगे, जब मानवता बुरी तरह से प्रभावित होगी, या हम कह सकते हैं कि हमारा आपका जीवन निश्चित ही खतरे में पड़ने जा रहा है। तो चाहे ये वायनाड हो या फिर कुछ साल पहले 2018-19 के आसपास बाढ़ आई हो केरल की, या फिर हमने अभी 3-4 दिन पहले अभी देखा कि उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हुआ, या हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश में जो भी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो रही, ये कह रही हैं कि पहले जब बारिश आती थी तो हम लोग खुशियां मनाते थे, झूमते थे और इंद्र देवता का एक प्रकार से धन्यवाद देते थे। लेकिन आजकल बारिश तबाही और विनाश और बाढ़ और लैंड स्लाइड का दूसरा नाम हो गई है। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि ये विकास हमें किस मुहाने ले आया, किस जगह हमें और आपको खड़ा कर दिया, कि जो बारिश हमें आपको जीवन देती थी, वो बारिश आजकल विनाश और परेशानी के लिए उत्तरदायी हो गई है। और इसमें कहीं ना कहीं से सभी का योगदान है, हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ योगदान है। हम किसी सरकारों को इसलिए नहीं कह सकते कि सरकारों को तो हम ही आप लोग बनाते, हम ही सब लोगों से मिलकर सरकारें बनती। तो वो कोई भी सरकार हो सकती है। ठीक है, मैं अगला कहीं ना सवाल कहीं लेता हूं से- सर्वे का। अगला सवाल सर्वे का वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उसके रिजल्ट क्या है मैं भी जानना चाहता हूं। सवाल ये है कि आशंका जाहिर की जा रही है कि अगर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया प्रॉपर, तो केरल में अगले 4 से 5 साल में बड़ी आपदा आ सकती है। लोगों से पूछा कि आप सहमत हैं अगर एक्शन नहीं लिया गया। 89% लोगों ने कहा कि हाँ, एक्शन लेना ज़रूरी है, एक एक्शन प्लान होना चाहिए। अगर डेमोग्राफी ऐसी है तो उस डेमोग्राफी से निपटने के लिए हमको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए प्रयास करने चाहिए। 11% लोगों ने ना में जवाब दिया, जबकि ये अच्छी बात है कि इसमें सब लोगों ने अपनी हाँ या ना ज़रूर दी है। बिनू मेनन जी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम प्रकृति से लड़ नहीं सकते, लेकिन हम प्रिपेयर्ड रह सकते हैं, हम तैयार रह सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब अलर्ट्स भेजे जाते हैं तो उनको नेगलेक्ट क्यों किया जाता है? मतलब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि ये इतना संवेदनशील मुद्दा है, इस पर कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए कि अगर वो अलर्ट भेज रहे हैं तो हम अलर्ट को देखें और उसके अकॉर्डिंग अपना जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें। इसमें तेरा मेरा क्यों आने लगता है? इसमें दो सरकारों का मसला क्यों आने लगता है? देखिए, यही मुद्दा है। केरल सरकार की जो नाकामी यहीं पे तो दिखती है। देखिए, मैंने जैसे कहा 2016 में हमने अटपार, जो विश्व में सिर्फ 4 देशों में जो सिस्टम है, वो सिस्टम हमारे देश में मुहैया हुई, जो 7 डेज पहले अलर्ट देती है। येलो अलर्ट दे रही है, ऑरेंज अलर्ट दे रही है, सुबह 10 रेड अलर्ट आती है। इसके बावजूद जो है काम नहीं करती। आप मुझे बताएं, जब 9 एनडीआरएफ टीम वहां पहुंची, इसके बावजूद ये हरकत में नहीं आते हैं। आप मुझे बताइए, और केरल में क्या हो रहा है आपको, जैसे मैंने कहा कि मैं वहां से हूं, तो मुझे वहां की जो डीप जो ग्राउंड रियलिटी वो मालूम है। वहां पे जो है 9 बजे ये शेल्टर होम्स में से चावल तक चुराने का काम जो है वहां की लोकल सीपीआईएम के वर्कर्स कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, वॉलंटियर्स को एक्सपायरी डेट वाले खाना, एक्सपायरी डेट वाला ब्रेड मिल रहा है। आप मुझे बताइए वहां पे। और ये चीज मेरी बात नहीं, आप वहां पे देखिए, वहां के जो वॉलंटियर्स हैं वो इस चीज की वीडियोस डाल रहे हैं कि हमारे को यहाँ पे काम करने के लिए हम हैं, और यहाँ पे हमें एक्सपायर्ड खाना, एक्सपायर्ड ब्रेड में फंगा लगा हुआ है, वो ब्रेड हमें खाने को मिल रहा है। ये सिस्टम हो रहा है। बड़ी अव्यवस्था जो है इन सरकारों की है। काम करना जरूरी है, अलर्ट मिलने के बावजूद ये काम नहीं कर रहे हैं। यही है ना, मैंने आपको दिखाया 1999 में 10,000 लोग मरे उड़ीसा में। और ऐसा तो नहीं है कि उड़ीसा में जब ये बात हुई तो हमारी सरकार थी, पटनायक जी की सरकार थी। इसके बावजूद हम उस चीज को सराह रहे हैं ना कि वहां की सरकार ने इस अलर्ट को तरीके से लिया, और उसके कारण 1 या 2 ही हादसे हो पाए। और जहां तक केरला की बात है, वहां के लोग जो हैं पर्यावरण को बहुत अच्छी तरीके से लेके चलते हैं। वहां पे पॉलीबैग्स नहीं यूज होते हैं, न्यूज़पेपर यूज करते हैं।
प्लास्टिक के ट्वाइंस भी यूज करते हैं, जूट के ट्वाइंस यूज करते हैं। लोग अपने आप में सफाई मेंटेन करने का काम करते हैं। आप रोड में भी देखेंगे जो नारियल पानी बेचने वाला है वो आपसे नारियल का जो बचा हुआ वो है उसको लेकर एक कट्टे में तुरंत जो है करता है, इधर उधर फैलाने का काम नहीं करता। तो पूरी जो नाकामी है वहां के एडमिनिस्ट्रेशन की, वहां के सरकार की है। लोग अपनी तरफ से पूरा योगदान जो है इस स्टेट को चलाने में देते हैं, और चाहे वो हेल्थ फैसिलिटी को लेकर हो, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर्स को लेकर हो। मैं आपको सामने दिखा रहा हूं, यही फ्लड के टाइम पे हुआ। जो फ्लड के टाइम पे भी जो सरकार उपलब्ध हुई, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो कपड़े हो, वो वहां के लोकल कम्युनिस्ट सरकार के कार्यकर्ताओं ने हटा लिया। और ये जो मैं अभी बता रहा हूं आपको, वहां पे शेल्टर होम्स में से चावल चुराने का काम हो रहा है। अभी एक रीसेंट वीडियो आया है, लोगों ने वहां सीपीआई के वर्कर्स को पकड़ा है जो वहां से अनाज चुरा के ले जा रहे हैं। और जहां तक ये हमारे काबिल साथी कांग्रेस के कह रहे थे कि भाई राहुल गांधी के ऊपर आ रही, राहुल देखिए सवाल, अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो अपने गिरवान को झाके। भाई आप सांसद थे, इन चीजों को, इन अवैध स्ट्रक्चरों को बनने देने में आप लोगों को भी चेक करने की जरूरत है। विकास होना चाहिए, पर विकास कभी भी पर्यावरण के साथ हस्तक्षेप होकर नहीं होना चाहिए। मैंने आपको याद दिलाया जैसे शबरीमला में भी ये होने वाला था, योनन के एयरपोर्ट के चीज को लेकर शबरीमला में भी फेरबदल करने की कोशिश की मैं गई। अगला सर्वे ले लेता हूं, फिर इसका जवाब चंद्रमोहन जी से मैं ले लूंगा। रोका। जो आपने सवाल उठाया है, अगला सर्वे मैं ले लेता हूं, सवाल जो है हमारा सर्वे का, फिर उसका जवाब मैं, चंद्रमोहन जी तैयार रहिए, आपके पास आऊंगा जो सवाल बीनू जी ने उठाया उसका जवाब लेने के लिए। अगला सवाल है हमारा सर्वे का कि उत्तराखंड हिमाचल में भी लैंडस्लाइड से जानमाल को नुकसान हुआ है, क्या अंधाधुंध विकास से पहाड़ दरक रहे हैं? 81% लोगों ने कहा कि हाँ, अंधाधुंध विकास ही इसके लिए जिम्मेदार है। 13% लोगों ने कहा नहीं, और 6% लोगों ने इस पर कोई अपनी राय नहीं रखी। इस पर सुशील जी पहले ही कह चुके हैं कि विकास का कम से कम एक पैमाना होना चाहिए कि इस पॉइंट पर आकर तो रुके। इसका ये मतलब नहीं है कि विकास अगर आप करे जा रहे हैं तो आप प्रकृति को बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म करते जाएंगे। लेकिन चंद्रमोहन जी, जो बीनू मेनन जी कह रहे थे उसका जवाब देना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल मैं वेणु मेनन जी का ही बात जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि वेणु मेनन जी राजनीति तो कर दे रहे हैं लेकिन अपनी पार्टी का पक्ष जरूर कर रहे हैं, और पार्टी का पक्ष करते हुए पूरी राजनीति कर रहे हैं। वेणु जी बता दीजिए, देश के प्रधानमंत्री 2000 करोड़ रुपए दूं या 2000 से 24 फालतू दूं या 3000 करोड़ दूं, तो वायनाड के लिए कमी क्यों, केरला के लिए कमी क्यों? और जिस चीज को आप खरीद के लाए थे और जिस चीज के तरफ आपको आपदा से आने पहले अलर्ट करना चाहिए था, उसकी देरी क्यों? एक चीज तो आप और खरीद के लाए थे, आपके रेल मंत्रालय, दो ट्रेन दिखा के कहा था कि एक ट्रेन पास आएगी, दूसरी ट्रेन दिखेगी, ब्रेक लग जाएगी, उसके हाथ से क्यों? झूठी प्रोपेगेंडा करने के लिए जबान चलानी पड़ती है, और टेक्निकल और झूठ को इस्तेमाल करने के लिए अकल इस्तेमाल करनी पड़ती है, और अकल इस्तेमाल करने के लिए प्रतिद्वंदता नहीं रखनी पड़ती है। उसके लिए सिर्फ सहयोग और आपस में तालमेल की जरूरत होती है, जो तालमेल से देश बढ़ता है और देश के संसाधन बढ़ते हैं। आरोप प्रत्यारोप का काम जो विपक्ष में बैठा उसका है, क्योंकि उसका अधिकार है अपनी बात को, सरकार की कमियों को दिखाना, जनता के पास बात जा सके। लेकिन आप तो सत्ता में रहकर भी आज तक ये नहीं भूले कि आपको दिल्ली की देश की जनता ने हमेशा विपक्ष में रखा, ये चंद साल मिल गए तो आप घमंड के पार चले गए। अरे प्रश्न ये नहीं है मित्र कि वो संसद चुना वहां का कौन है और वो जगह का, प्रश्न ये है कि वो मेरे देश के नागरिक क्या है। अब उत्तराखंड के अंदर जो आपने विकास के नाम के ऊपर जो लीला रची थी और जिसके अंदर हजारों लोगों की आए दिन त्रासदी के अंदर बहुत जारी है, तो क्या हम ये कहें कि उसके अंदर भाजपा की सरकार है? अभी केदारनाथ के इतना बड़ा हादसा टला अभी फिर हुआ, क्या हम ये कहें? लेकिन आपको ये छोड़ना पड़ेगा और इसके लिए एक विचारधारा बनानी पड़ेगी, प्राइवेट विद को साथ बिठाना पड़ेगा, उस चुने हुए सांसद को साथ रखना पड़ेगा और एक विचार बनाकर डेवलपमेंट और विकास के नाम के ऊपर जो पहाड़ों के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, होना चाहिए तो ये कि विकास को लेकर एक पैमाना जरूर बने कि हाँ, विकास जरूरी है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, देश के लिए भी, देशवासियों के लिए भी विकास जरूरी है, डेवलपमेंट जरूरी है। लेकिन वो डेवलपमेंट किस कीमत पर? क्या इस कीमत पर कि जो पर्यावरण है वो फिर एक झटका मारे, एक पंजा मारे और सब कुछ हमसे वापस छीन ले? इस कीमत पर विकास नहीं। इस पर सोच बनाने की भी ज़रूरत है और इसको लागू करने की भी ज़रूरत है। आप सभी का शुक्रिया बहुत बहुत साथ में जुड़ने के लिए।